साथियों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। साथियों, शब्द रचना का जो चैप्टर हम लोग लेकर के चल रहे हैं, उसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब भी करते हुए चल रहे हैं और ये उसका पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हम लोगों ने शब्दों को क्लासीफाई करने का जो तरीका देखा, उसके आधार पर ही हम लोग आज सेकेंड वीडियो बना रहे हैं। तो हमने शब्दों को अलग अलग आधारों पर डिवाइड किया, जैसे उसमें अर्थ के आधार पर बांटा, तो 2 प्रकार निकल कर के आए, सार्थक और निरर्थक शब्द। उसके बाद हमने रचना के आधार पर शब्दों को बांटा, जिसमें 3 प्रकार निकल कर के आए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उसके बाद आज हम लोग जो तीसरा हिस्सा है, तीसरे आधार पर हम लोग वो देखने जा रहे हैं और वो है उत्पत्ति की दृष्टि से, या उत्पत्ति के आधार पर। तो इस आधार पर 5 प्रकार हम लोगों ने देखे, जिसमें तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देसी और विदेशी शब्द। इस तरीके से 5 कैटेगरीज में हमने रखा है और आज हम लोग उसी पर चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद जो अगला हिस्सा है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ देखते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से विशेष तौर से जो निकल कर के सामने आता है, तो वो आते हैं तत्सम और तद्भव। चलिए देखते हैं क्या क्या बातें इसमें महत्वपूर्ण हैं। तो तत्सम शब्द, तत् मतलब उसके जैसा और सम मतलब समान। तो इसका मतलब है कि जो भाषा है संस्कृत, तो जैसे संस्कृत में शब्द हैं वैसे ही जो ले लिए गए हैं, तो उन शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और अगर उन शब्दों में अगर बिगाड़ आता है या उनमें थोड़ा सा विकृति आती है तो वो तद्भव हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे एक शब्द है गिनना, ये तद्भव है, और इसका अगर हम लोग तत्सम देखेंगे तो ये हो जाती है गणना। तो गणना से बिगड़ करके गिनना हो गया। कुम्हार जैसे आज हो गया है, जबकि इसका जो तत्सम शब्द है वो है कुंभकार। और ऐसे ही एक शब्द है गधा, जिसका तत्सम होता है गर्धव। तो इन शब्दों से जो बिगड़े हुए निकल करके बने हैं शब्द, वो तद्भव बन जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट में जो लिखे हुए हैं इसमें वो तत्सम शब्द हैं और जो बाहर लिखे हुए हैं वो तद्भव शब्द हैं। चलिएगा, ऐसे ही हम लोग देखते हैं तद्भव शब्द। तो तद प्लस उद्भव, उसके हिसाब से बना हुआ है ये, तो जिनकी उत्पत्ति हुई है उन शब्दों से, तो तत्सम शब्दों के साथ इनमें विकार आ जाता है, तो इन्हें कहते हैं हम लोग तद्भव। जैसे इधर भी वो लिखा हुआ है, इधर अचरज लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है आश्चर्य। तो अचरज यहाँ पर तद्भव है और आश्चर्य यहाँ पर तत्सम है। आम यहाँ पर तद्भव है और आम्र यहाँ पर तत्सम है। ऐसे ही शब्द है अंगूठा, अंगूठा तद्भव शब्द है और ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो तत्सम शब्द है। तो समानता के लिए मैंने साथियों ब्रैकेट में ही लिखे हुए हैं तत्सम शब्द, जो आगे लिखे हुए हैं बिना ब्रैकेट के वो तद्भव शब्द हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। हालांकि ये अभी हम लोग यहाँ पर शब्दों को नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो हम लोग हिंदी पीडिया जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग चर्चा में लेंगे। यहाँ तो सिर्फ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं कि तत्सम क्या होते हैं और तद्भव क्या होते हैं। तो अगर समझ आ गया हो तो अच्छी बात है, आगे की तरफ चलते हैं। एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमने 5 प्रकारों में देखा, तो अर्ध तत्सम जैसा कुछ और भी मिल जाता है। साथियों, वैसे तो अगर बहुत से विद्वानों की हम लोग माने तो उनके हिसाब से अर्ध तत्सम की कोई श्रेणी नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि तत्सम के बाद जो भी शब्द विकृत हुए हैं वो सब तद्भव ही हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इसको स्वीकार किया, कुछ ने नहीं किया, तो आप उतना ध्यान देने की इसमें आवश्यकता है नहीं। लेकिन अगर आप बात आती है स्पेशली, तो आप उनको 5 का ध्यान रखेंगे: तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देसी और विदेशी शब्द। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो शब्द हैं कुछ अलग अलग भाषाओं से जो लिए गए हैं, तो हम पहले विदेशी शब्द देख रहे हैं। और देसी तो साथियों आपको पता ही है, देसी तो आप काफ़ी हद तक जानते ही हैं। तो जैसे कुछ शब्द हैं, इनकी विशेष कैटेगरी है और इन चीज़ों को आप लोग नोट्स की फॉर्म में बना सकते हैं, क्योंकि मैं इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF की फॉर्म में लिंक कर देता हूँ। चलिएगा, तो जैसे जापान, जापानी भाषा से कुछ शब्द लिए गए हैं, जैसे पालकी और रिक्शा। ये साथियों जो शब्द यहाँ पर इकट्ठे किए गए हैं, ये एग्ज़ाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इन शब्दों को आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा। पालकी और रिक्शा हो गए यहाँ पर जापानी शब्द, यहाँ से लिए गए हैं। ऐसे ही फ्रेंच से देखिए कौन कौन से शब्द लिए गए हैं: कूपन, कारतूस और अंग्रेज देखिएगा, वैसे इंग्लैंड से हैं, लेकिन जो विपक्ष के लोगों ने
इनको नाम दिया। विपक्ष इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रांसीसियों का और अंग्रेज़ों का युद्ध रहा है, वो आप लोग इतिहास में पढ़ लेंगे। उसके बाद है डच। डच शब्द में जो निकल के आ रहे हैं शब्द महत्वपूर्ण, वो हैं बम। ऐसे आपने देखा होगा तांगे में, जिसमें घोड़ा जुड़ता है, उसके साइड में 2 बड़े से डंडे होते हैं जो घोड़े के इधर उधर जुड़े होते हैं, उनको बम बोलते हैं। और ऐसे ही तुरप तो ये आप ताश के खेल में देख सकते हैं, तो वो देख सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा आपको। फिर है चीनी शब्द। चीनी शब्द में चाय और लीची, इनका दोनों का उद्भव भी वहीं से है, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं। और उसके बाद है तिब्बती, यह है डांडी। साथियों आज के लिए होमवर्क यही है, आप ये पता करके लाएं कि डांडी क्या है, ये शब्द किस चीज़ को डिनोट करता है, ये कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। अपने अपने आधार पर इसको बताना है। चलिएगा और देखते हैं। पुर्तगीज़ शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये तो हैं ही, लेकिन पुर्तगीज़, अरबी, फ़ारसी और टर्की, ये सारे शब्द इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली में देखिएगा फ़ीता, चाबी, अचार, तंबाकू, गमला, कमीज, पाव रोटी, गोदाम, अलमारी, बाल्टी। साथियों एक जैसे ट्रिक होती है ना छोटी छोटी, वैसी कुछ ट्रिक्स भी आप लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो जो घर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो वो यहाँ पर लिखी गई हैं। जैसे फ़ीता हो गया नापने में, चाबी घर में लगाने के लिए, अचार वो भी घर में रखा होता है रसोई में, तंबाकू आदमी प्रयोग करता ही है, गमला भी घर में ही होता है, कमीज आदमी पहनता ही है, ऐसी पाव रोटी खाने के लिए, गोदाम स्टोर करने के लिए, अलमारी भी स्टोर करने के लिए, बाल्टी घर में। तो मतलब ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो बड़ी जो घर की छोटी मोटी चीज़ें हैं और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पुर्तगाली चीज़ में मिल जाएगी। वैसे एक शब्द और काफ़ी आता है आलपिन, उसको भी आप लोग इसमें ऐड कर लीजिएगा। टेस्ट जब होगा तब आप उसको टेस्ट को ज़रूर करिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। फिर तुर्की शब्द हैं कुछ, इनको भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें है चेचक, कैंची, लाश, चमचा इत्यादि। इसमें यहाँ से ज़्यादा सवाल तो नहीं आते, लेकिन अरबी और फ़ारसी में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है साथियों, और तुर्की भी कभी कभी कन्फ्यूज़ कर देती है, लेकिन यहाँ पर आपको बस ये साथ में देख लेने हैं। मेन है अरबी और फ़ारसी। तो अरबी में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। अरबी में तोप, बंदूक, तारीख़, अदालत, ज़िंदगी, कर्ज, सिक्का, सूबेदार, स्याही, जिल्द आदि। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि थोड़े से ख़तरनाक से शब्द यहाँ पर जुड़े हुए हैं अरबी शब्द से। जैसे कोई व्यक्ति समझ लो, उस व्यक्ति ने कोई मान लीजिएगा किसी से कर्ज ले लिया और उसने समय से नहीं लौटाया, तो उसके बाद जो उस चीज़ की चीज़ें होने वाली हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे कर्ज के तौर पे सिक्के ले लिए चांदी के, तो ऐसे जोड़ सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। उसके बाद उसने लौटाए नहीं, फिर मामला अदालत में गया, अदालत में तारीखें पड़ी, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो फिर बंदूक से या तोप से उसको उड़ा दिया गया, और ऐसा किया सूबेदार ने। इस तरीके से आप लोग मतलब जैसे भी आप चाहें वो अपना बना सकते हैं। हालांकि मैंने कोशिश की है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो ये कहानी सी बन जाएगी और आपको याद हो जाएगा अच्छी तरीके से। अब देखते हैं फ़ारसी। इसमें है आवारा, चश्मा, चाकू, आराम, अल्लाह, इमाम, ईद, नमाज, खैरात, हज आदि। तो साथियों फ़ारसी आप देखेंगे कि काफ़ी महत्वपूर्ण रही और इसका इस्लाम धर्म से काफ़ी संबंध रहा। तो इस्लामिक शब्द जितने ज़्यादातर मिलते हैं हमारे आसपास, वो सारे शब्द इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये साथियों आपको एग्ज़ाम में करने में काम आने वाली चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को, जो बातें मैं बोल रहा हूँ, इनको ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। तो फ़ारसी में आसपास जो शब्द बोले जाते हैं मुस्लिम कैटेगरी में, वो सारे इसमें मिल जाएंगे। जैसे हज हो गया, ईद हो गया, नमाज हो गया, अल्लाह हो गया, आराम, इस तरीके के जो शब्द हैं वो आपको फ़ारसी में देखने को मिल जाएंगे। चलिएगा, ये हो गए कुछ विदेशी शब्द, और इस तरीके से 5 प्रकार हमारे इसके हो गए हैं उत्पत्ति के आधार पर। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब है रूपांतर की दृष्टि से, तो जो चेंज होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो रूपांतर की दृष्टि से 2 प्रकार से बटे हुए होते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी मतलब जिनमें विकार आ जाता है, यानी कि जो लिंग, वचन, समय और अन्य कारक आदि के साथ साथ अपना रूप बदल लेते हैं, वो विकारी शब्द होते हैं। और जो ऐसा नहीं करते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। चलिएगा, तो विकारी शब्द में लिखा हुआ है ये लिंग, वचन, कारक, प्रत्यय के अनुसार बदल जाते हैं और इसलिए इनको विकारी शब्द कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये जो चारों शब्द हैं ये सब बदल जाते हैं। तो अभी जब आप प्रयोग करेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं को,
तो ये शब्दों के इन चीज़ों के जो ऊपर लिखी हुई हैं, जिसमें लिंग, वचन, कारक और प्रत्यय हैं, इनके हिसाब से ये बदल जाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ लें, आप क्रिया कोई ले लें, जैसे अगर पुरुष हो जाएगा तो कर्ता आ जाएगा, करता है, और अगर महिला आ जाएगी तो करती है, यानी कि लिंग के अनुसार ये बदल रहे हैं। ऐसे विशेषण है, तो विशेषण आप देखेंगे, लड़का है तो मोटा है और लड़की है तो मोटी है, तो ये शब्द बदल रहे हैं बार बार। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही सर्वनाम जैसे उसका और उसकी लिंग के अनुसार बदल रहे हैं। ऐसे ही संज्ञा में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो शब्दों के साथ साथ वचन के साथ साथ बदल जाती हैं। जैसे वस्तु है और बहुत सारी हो जाएंगी तो वस्तुएं हो जाएंगी, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि बहुवचन यानी कि वचन के अनुसार ये बदल रहा है। तो इस तरीके से संज्ञा भी, सर्वनाम भी, विशेषण भी और क्रिया भी, ये सब विकारी शब्द की श्रेणी में आते हैं। अब देख लेते हैं अविकारी शब्द की श्रेणी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और जो समय के साथ साथ या अन्य इन चीज़ों के साथ साथ नहीं बदलती हैं। तो लिखा हुआ है इसमें, इनमें परिवर्तन तो होता नहीं है किसी भी स्थिति में, जैसे हैं वैसे के वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, और इनको एक नाम दिया जाता है अव्यय। अव्यय मतलब जो व्यय न किया जाए। न व्ययम याति इति अव्ययम, ये इस तरीके से इसकी व्याख्या की गई है, यानी कि जो व्यय ना हो, यानी कि खर्च ना हो या कम ना हो, तो इस तरीके से वो अविकारी शब्द में या अव्यय शब्द में आते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं साथियों, तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपको देखना है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। संबंध बोधक शब्द जितने भी हैं वो, समुच्चय बोधक शब्द हैं वो, और विस्मय आदि बोधक शब्द हैं वो, सारी चीज़ें वो ऐसी की ऐसी ही किसी भी समय लिंग, वचन, कारक में ऐसी की ऐसी ही प्रयोग की जाती हैं। क्रिया विशेषण में जैसे बहुत, तो बहुत एक क्रिया विशेषण है, तो वो चाहे पास्ट काल में लगे या किसी चीज़ के साथ लगे, किसी लिंग, वचन, तो वो कभी नहीं बदलेगा। ऐसी संबंध बोधक में कोई अगर चीज़ आ रही है किसी के साथ जुड़ने वाली, तो वो भी नहीं बदलता है। ऐसे ही समुच्चय बोधक में है, जिसमें कोई भी आप जैसे पुलिस हो गई या अन्य चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें समुच्चय बोधक में आ जाएंगी। और विस्मय आदि बोधक में तो आप संबोधन वाली चीज़ें जानते ही हैं। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि शब्द रचना का जो पहला हिस्सा था या पहला टॉपिक हमारा, जिसमें हम शब्द रचना के बारे में चर्चा कर रहे थे, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। साथियों, मैं कोशिश करूँगा कि इसी आधार पर एक पहला टेस्ट भी कंटेस्ट कर दिया जाए। तो आप लोग तैयार है ना इन दोनों वीडियो को। और मैं ये यहाँ पर ये भी बता देना चाहता हूँ कि साथियों, आप लोग किसी भी तरीके की कोई कोताही ना बरतें। आपके एग्ज़ाम्स चाहे 1 महीने बाद हों या 2 महीने बाद, आप अपनी तैयारी को पूरा तैयार करके रखिएगा। और इसी के साथ बस मैं आज विदा लेता हूँ। जय हिंद।